नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास की, एंशियंट हिस्ट्री की, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को। आज का जो हमारा टॉपिक है ताम्रपाषाण काल, जो कि प्राचीन इतिहास का भाग 5वां है। और इसमें ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित जितनी भी संस्कृतियाँ हैं उन सभी संस्कृतियों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और इन संस्कृतियों के बारे में हो सकता है कि आपको बुक्स में भी इतना मैटर ना मिले जितना कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कई बार मैंने भी एग्जाम दिया हुआ है, आहार संस्कृति के बारे में पूछ लिया है, या ये पूछा गया है प्रश्न कि निम्न में से किस संस्कृति के मृदुभांड इस रंग के थे, इस काले थे कि लाल थे कि नारंगी थे या चित्रित धूसर थे। तो इस तरीके से कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगर हम बड़ी परीक्षाओं की बात करें, जैसे लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, उनमें तो कई बार ऐसा पूछा गया है सुमेलित करने के लिए, है ना। तो प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है और स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं। हालांकि इससे संबंधित आपको वीडियो यूट्यूब पे भी कम मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को पढ़ना है, ताम्रपाषाण युग। अब जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे पाषाण युग, तो पाषाण का युग में हम लोगों ने 3 प्रकार के पाषाण युग पढ़े। एक तो पुरापाषाण युग, फिर मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। एक चीज मैंने पहले ही बताई थी, पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी सभ्यता का विकास एक क्रम में होता है। आज भी अगर मानव विकास कर रहा है तो एक स्टेप बाय स्टेप एक क्रम में कर रहा है। तो वैसा ही नवपाषाण काल के बाद में जो सभ्यता आती है उसे हम ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं। अब ताम्र इसमें शब्द जुड़ गया है, पाषाण कालीन तो पहले ही था। ताम्र जुड़ जाने का मतलब यह है कि अब मानव, इस समय का जो मानव है उस मानव ने तांबे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। तो सिर्फ तांबे का इस्तेमाल ही पूरी तरीके से उसी पर डिपेंड नहीं था, बल्कि इस समय का मानव जो है वो पत्थर के साथ साथ, प्रस्तर के साथ साथ वो तांबे का इस्तेमाल भी कर रहा था। जैसे कि आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि मान लो उसने अगर कुल्हाड़ी बनाई हुई है तो कुल्हाड़ी का हो सकता है जो बेंट उसका होता है वो पत्थर का हो सकता है जो तांबे का उसका फलक उसका बना दिया हो, या कहीं पर ऐसी चीज लगा दी हो तांबे की जिससे कि वो आकर्षक लगती हो कुल्हाड़ी। तो पत्थरों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल भी हुआ और इसी वजह से इसे हम ताम्रपाषाण युग कहते हैं, ठीक है। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, तकनीकी दृष्टि देखा जाए तो तकनीकी दृष्टि से कांस्य युग के बाद ही हम देखते हैं, कांस्य युग के पहले हम क्या मानेंगे, ताम्रपाषाणी युग। क्यों? क्योंकि कांसा कब आएगा, जब तांबा होगा। तो सबसे पहले तो तांबे की खोज होनी चाहिए ना, तो पहले तांबा आया उसके बाद कांसा आया। लेकिन कई बार कंफ्यूजन ये होता है स्टूडेंट को कि कई बार किताबों में भी लिखा रहता है कि कांस्य युगीन सभ्यता के बाद में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता आती है। तो कालक्रमानुसार अगर हम देखेंगे, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो हम कई बार ये पाते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता के बाद में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता आती है, और ये एकदम सत्य है, ठीक है, ये एकदम सत्य है। लेकिन अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो सबसे पहले हम किसको मानेंगे, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता को। क्यों? क्योंकि तकनीकी के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले तांबा आएगा, बाद में कांसा आएगा। जब तांबा और टीन का इस्तेमाल मिक्स करके उसको कांसा बनाया गया तो ये बाद की घटना है, लेकिन पहले तांबा आया। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वो था तांबा, ठीक है, वो था तांबा। तो हम चूंकि ताम्रपाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे तो ताम्रपाषाण युग से संबंधित जितने भी स्थल हैं उन स्थलों में जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन साक्ष्यों में तांबे का इस्तेमाल जरूर हुआ था, और इसी वजह से इसे हम ताम्रपाषाण काल युग कहते हैं, या इसको चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, इंग्लिश में ये भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये स्थल कहाँ पर मिले हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दूं। तो इन स्थलों के बारे में बात करें तो ज़्यादातर ये स्थल जो हैं वो जो हमारा भारत है, भारत का जो पश्चिमी और मध्य वाला भाग है, साउथ में अगर हम बात करें, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये जो 3 राज्य हैं, इन 3 राज्यों में सबसे अधिक इस तरह की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां विकसित होती हैं। हालांकि साउथ इंडिया में और भी जाएंगे नीचे थोड़ा सा, महाराष्ट्र का वो एरिया जो कि आपका कर्नाटक से जुड़ा हुआ अगर देखा जाए तो है, जैसे कि दायमाबाद की बात करें तो वहां तक भी ये सभ्यता विकसित थी, ठीक है। और उत्तर में अगर बात करें तो उत्तर भारत में अगर बात करें तो इलाहाबाद का जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्याचल की जो चोटियां हैं उनके आसपास भी ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति विकसित देखी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले
इंसानों ने तांबे के धातु का इस्तेमाल किया। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तांबे की कौन सी वस्तु थी जो कि खोजी गई। तो मैंने पढ़ाया भी है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि सबसे पहले तांबे की जो कुल्हाड़ी है वो मिली है कहाँ से, अतिरमपक्कम, और अतिरमपक्कम जगह जो है वो मद्रास में है। ठीक है, तो मद्रास में सबसे पहले तांबे की कुल्हाड़ी को खोजा गया था। एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण युग को हम बाकायदा जो कई संस्कृतियां हैं, चाहे वो आहार संस्कृति हो, जिसे हम कहीं कहीं आहार भी लिखा मिलेगा, आहार भी लिखा मिलेगा, कायथा संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, जोरवे संस्कृति है, इसके अलावा प्रभास संस्कृति है। तो कई तरीके की संस्कृतियों के बारे में किताबों में आपको मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों में, तो मुख्य रूप से 4 संस्कृतियां ही हैं: आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। अब इसमें भी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कायथा और मालवा एक ही है, और जोरवे और जो आहार हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये चूंकि मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति दोनों पश्चिमी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, और जो कायथा संस्कृति थी वो पूरी तरीके से मालवा में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो बाद की जो संस्कृति आती है मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की, वो मालवा संस्कृति कहलाती है। ठीक है, तो फिर भी हम इन दोनों को अलग अलग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और वीडियो में आप जरूर बने रहिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो है आपको हो सकता है कि यूट्यूब पे भी आपको ना भी उपलब्ध हो, और पढ़े भी होंगे वीडियो, तो इस तरीके का मैटर आपको वहां पर मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। एक एक को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं आहार संस्कृति को। तो आहार संस्कृति कब से इसको माना जाता है, इसके टाइम पीरियड क्या है उसके बारे में जानेंगे, और इसका क्षेत्र क्या था। तो टाइम पीरियड की बात करें तो 2100 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के मध्य में जो है वो आहार संस्कृति विकसित हुई थी। इसके क्षेत्र की बात करें तो जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, और यहाँ पर एक नदी बहती है, बनास नदी। तो बनास नदी की जो घाटी है, जिसे बनास घाटी कहते हैं, इस बनास घाटी में ही ये आहार संस्कृति विकसित हुई थी। अब कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि नदी घाटियों में ही ये सभ्यताएं विकसित क्यों हुई। तो उसका एक सिंपल सा जवाब यही है कि पहले जल का उपयोग सिंचाई के पीने के लिए किया जा, पीने के लिए पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पशुओं के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारा जो दैनिक जीवन के जो काम हैं उनके लिए मानव को जल की आवश्यकता हुई, और इसी वजह से जो है, और एक चीज़ और कि यहाँ पर मानव को एक रास्ता भी मिलता था कि नदी किनारे किनारे वो कई जगहों पर वो जा सकता था। और यही एक कारण है कि दुनिया की विभिन्न जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, सभ्यताएं हैं, वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि बनास जो राजस्थान में बहती है, इस बनास नदी की घाटी में आहार संस्कृति विकसित हुई थी। इसकी प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो ये जो आहार है, इसका प्राचीन नाम ताम्रवती या तांबवती भी लिखा मिलता है। ठीक है, ताम्र या तांबवती। तो तांबवती का मतलब है जहां तांबे वाली जगह, जहां पर तांबा मिलता हो। और एक चीज में आपको अभी भी बता दूं कि ये जो राजस्थान का, आपने खेतड़ी नामक जगह सुनी होगी। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे। आज भी खेतड़ी नामक जगह है जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उसी जगह पर ये ताम्रवती था जिसे हम आहार कहते हैं। और इस आहार संस्कृति का सबसे प्रमुख केंद्र अगर माने तो गिलुंद, क्या था, गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। एक तरह से ये कहें कि एक तरीके से यहाँ पर उद्योग था तांबे का गिलुंद में। और एक गिलुंद जो है वो वही नर्मदा घाटी बनास घाटी के पास में ही, उदयपुर के आसपास ही स्थित है गिलुंद। वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए, गिलुंद में तांबे के टुकड़े भी मिले हुए हैं, मैंने पहले ही बताया। और यहाँ पर प्रस्तर फलक उद्योग भी विकसित हुआ था। तो आहार संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल क्या है, गिलुंद है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अब इसे बनास संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बनास नदी घाटी में ही विकसित हुई थी, इस वजह से कहते हैं। इसमें अगर मृदभांडों की बात करें तो लाल व काले लेप के मृदभांडों के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई थी। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है कि लाल व काले लेप के मृदभांडों के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी किस संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो वो है आहार संस्कृति की। अगर स्थलों की बात करें कि आहार संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन थे, तो आहार था, गिलुंद था, बालाथल और ओजियाना, ये कुछ प्रमुख स्थल थे। इस समय क्या था कि इस संस्कृति में सूक्ष्म पाषाण औजारों का पूरी तरीके से अभाव पाया गया, अर्थात सूक्ष्म पाषाण के औजार जो हैं वो इस सभ्यता में, इस संस्कृति में देखने को नहीं मिलते हैं। तो हम लोगों ने जाना आहार संस्कृति के बारे में।
उसके बाद हम पढ़ेंगे कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक इसका समयावधि मानी जाती है। इसके क्षेत्र की बात करें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है ये कायथा संस्कृति का क्षेत्र था। स्थलों की बात करें कि इस संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से, तो मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली। तो आपने एरण के बारे में पढ़ा ही होगा, एरण का अभिलेख भी आपने पढ़ा होगा, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जहां से सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख। इसके बाद हम बात करें विशेषताओं की, तो विशेषताएं इसकी कायथा संस्कृति की क्या है कि नौदा टोली मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थल था। नौदा टोली के बारे में आपको एक बता दूं खास बात, ये जो खारगोन जिला मध्य प्रदेश का पड़ता है, खारगोन जिले में ही ये नौदा टोली नामक एक गाँव पड़ता है। नौदा टोली जो है वो महत्वपूर्ण स्थल था और इसका उत्खनन, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि नौदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया, तो एच.डी. संकालिया के द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। मिट्टी व बांस के बने चौकोर वृत्ताकार घर मिले हुए हैं, कहां से, नौदा टोली से। मिट्टी व बांस के घास फूस के जो जैसे छप्पर होता है ना, उस तरीके के चौकोर व वृत्ताकार घर मिले हुए हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो गोल आकार के जो मकान हुआ करते थे उस समय के और जो आयताकार थे, उन दोनों में फर्क क्या था। जैसे आज समाज में विभिन्नताएं हैं, आज समाज में एक सामाजिक बंटवारा है, एक सामाजिक विभेदन है, उसी तरह उस समय भी हमें देखने को मिलता है। जो उस सब संस्कृति का जो सरदार हुआ करता था उसका घर चौकोर रहता था, बाकी जो निम्न स्तर के लोग थे उनका जो घरों का आकार था वो गोलाकार हुआ करता था। तो सरदार का जो मकान था वो बीच में होता था और आसपास जो गोल घर होते थे वो सभी जो हैं उस बस्ती के निवासियों के हुआ करते थे। ऐसा भी हमें पढ़ने को मिलता है। मृदुभांडों की बात करें तो लाल व काले रंग के, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण था। अब ये ज्यामिति, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक मृदुभांड है, ठीक है, ये कोई मृदुभांड है और ये कैसा है, ये है लाल व काले रंग का और इसमें ज्यामिति आकृति का मतलब कहीं त्रिभुज बना है, कहीं चतुर्भुज बना है ना, इस तरीके से कहीं गोला बना है। तो इस तरीके से जो है आकृतियां यहाँ पर इस समय के मृदुभांडों में मिलती हैं। कायथा संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन माना जाता है। कनिष्ठ समकालीन का मतलब कि जैसे ही हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा से जस्ट थोड़ा सा पहले पूर्व की जो संस्कृति है उसे हम कायथा संस्कृति कहते हैं। और कायथा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह कि बृहज्जातक नामक एक ग्रंथ है जो कि ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया और ये उसमें ये लिखा गया है कि कायथा जो है वो वराहमिहिर का जन्म स्थान था। ठीक है, तो ये कायथा जो है उज्जैन के पास में, मध्य प्रदेश के पास में जगह पड़ती है। ये वराहमिहिर का जन्म स्थान भी इसको माना जाता है। कायथा का उत्खनन अगर किसने किया था ये पूछा जाए तो 1964 ईस्वी में विष्णु श्रीधर वाकड़कर नाम के एक भूगर्भ वेत्ता या जिसे हम कह सकते हैं पुरातत्वविद ने खुदाई करवाई थी, उत्खनन करवाया था इस कायथा का। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। ठीक है, तो ये भी जो तथ्य हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने पढ़ा कायथा संस्कृति के बारे में। अब कायथा और मालवा, कायथा जो है जब और खुदाई हुई और उत्खनन हुआ तो कायथा से संबंधित कायथा जैसी विशेषताओं वाली एक और जगह मिलती है मध्य प्रदेश में जिसे हम मालवा बोलते हैं और मालवा में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक तरह से कहें कि कायथा संस्कृति ही जो बाद में मालवा संस्कृति का रूप ले लेती है, उसी में मिक्स हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसका समय अगर देखा जाए तो 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक है। इसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र वही है पश्चिमी मध्य प्रदेश। स्थल क्या है, मालवा, नौदा टोली और एरण। तो आप देख रहे होंगे कि स्थल और क्षेत्र दोनों लगभग एक ही हैं। ठीक है, तो ये दोनों संस्कृतियां खास, दोनों में अंतर नहीं है, एक ही है। फिर भी मैंने दोनों को अलग अलग कुछ विशेषताओं की वजह से अलग अलग करके आपको बता दिया है क्योंकि एग्जाम में भी कई बार अलग अलग पूछ लेता है। अब इसके बारे में बात करें तो मालवा, इसकी विशेषताओं की बात करें तो मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि ताम्रपाषाण युग में किस संस्कृति के मृदुभांड सबसे उच्च कोटि के हुआ करते थे तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा मालवा संस्कृति के। ठीक है, और इसके मृदुभांड का रंग कैसा था, तो मृदुभांड जो है वो लाल व नारंगी कलर के हुआ करते थे। मालवा में चरखे व तकलियां मिली हुई हैं, इससे पता चलता है कि इस समय जो है वो सूती वस्त्र का उद्योग भी होता था। वृषभ पूजा, बैल की पूजा के साक्ष्य भी मालवा से मिले हुए हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि मानव सभ्यता का जो क्रम है उस वो कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ा। तो सबसे पहले पाषाण काल आया जहाँ का मानव सिर्फ पत्थरों का ही इस्तेमाल करता था। लेकिन उसके बाद जब आता है ताम्रपाषाण काल तो इस समय क्या हुआ, ताम्र का
ताम्रकाल में कि इस समय का मानव जो है वो तांबा और पत्थरों का इस्तेमाल साथ साथ करना शुरू किया, उसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कांस्य काल। तो इसके बाद जो सैंधव सभ्यता आती है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उस समय ये कांस्य कालीन सभ्यता आती है। और लास्ट में आता है लौह काल। लौह काल अर्थात आयरन एज। जब ये आयरन आ जाता है, लोहा आ जाता है दोस्तों, तो क्या होता है कि बहुत तेजी से जो है वो बस्तियों का विकास होता है, आबादी बड़ी तेजी से बसती है, बड़े बड़े घर बड़ी जल्दी बनना शुरू होते हैं। क्यों? उसका प्रमुख रीजन ये था कि जो ये लोहा होता है वो कठोर एक धातु होती है, और इससे क्या है, पेड़ों की कटाई छटाई बहुत ही आसानी तरीके से जमीन को साफ किया जा सकता था। लेकिन अगर हम बात करें ताम्रपाषाण युग की, तो इस समय तो चूंकि तांबा जो है वो मुलायम धातु होती है और इससे खुदाई अच्छे से नहीं की जा सकती है। हालांकि इस समय जो है वो कृषि भी बहुत अच्छे तरीके से होती थी। अगर हम एक जगह की बात करें, अभी मैं आगे बात करने वाला हूं जो इसमें मालवा संस्कृति में, तो मालवा संस्कृति में जैसे नौदा टोली है, तो नौदा टोली की बात करें तो नौदा टोली बहुत ही प्रमुख एक स्थल था, नौदा टोली। और यहाँ से जो है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, बाजरा हो, मूंग हो, अलसी हो और मंसूर हो, उड़द हो, इतनी तरह की फसलों के साक्ष्य जो हैं वो नौदा टोली से मिले हुए हैं। तो अभी तक कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहां से इतनी तरह के फसलों के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो नौदा टोली एकमात्र ऐसी जगह है। ठीक है, अब समस्या ये है कि कृषि के क्षेत्र में और ज़्यादा विकसित होने ना होने का एक रीज़न ये भी है, चूंकि खेती करने के लिए खेतों की जुताई करनी पड़ेगी, फसल की कटाई करनी पड़ेगी। तांबा एक धातु थी और तांबा धातु आप जानते हैं मुलायम होती है, तो अच्छे से खेतों की गुड़ाई भी नहीं हो पाती थी, खुदाई भी नहीं हो पाती थी, है ना। इस वजह से जो है ये सभ्यता जो है, ये संस्कृति जो है उतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई लौह काल की अपेक्षा। हालांकि कई बार ये भी कहा जाता है कि ये संस्कृतियां जो हैं वो हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के बाद भी रहीं, लेकिन फिर भी इन संस्कृतियों में और हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं, उनमें फर्क देखने को मिलता है। अर्थात इस संस्कृति के मानवों ने हड़प्पा कालीन लोगों से ज़्यादा कुछ खास सीखा नहीं। अगर वो सीखे होते तो शायद इनका भी विकास बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जोरवे संस्कृति की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये सबसे लास्ट संस्कृति माना जाता है। इसका जो समय है वो 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व है। इसके क्षेत्र की बात करें तो जो पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र है वो जोरवे संस्कृति से संबंधित है। अब दोस्तों इनका नाम क्यों पड़ा है ऐसा? क्योंकि जोरवे नामक स्थल जो है वो महाराष्ट्र में है और वहां पर इस तरीके की संस्कृति के जो साक्ष्य हैं वो मिले हुए हैं और इसी वजह से इसका नाम भी जोरवे रख दिया गया। अब स्थलों की बात करें तो जोरवे नामक स्थल जो महाराष्ट्र में है, ये इसका स्थल है, निवासा है, दैमाबाद। ये महाराष्ट्र में एक जिला है अहमदनगर। तो अहमदनगर के जो 3 जिले हैं, जोरवे, निवासा और दैमाबाद, वो क्या है, जोरवे संस्कृति से संबंधित हैं। ऐसे ही पुणे जिले में भी 3 जगहें हैं, एक चंदौली, सोनगांव और इनामगांव। एक चंदौली दोस्तों पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जहां पर चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वो चंदौली एक अलग है। जिस हम चंदौली की बात कर रहे हैं ये दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे जिले में पड़ता है। ठीक है, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें जोरवे संस्कृति की, तो यहां पर पहली विशेषता है कि दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल था। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल क्या था, दक्षिणी क्षेत्र क्या था, तो दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित था, प्रवरा नदी के तट पर। तो दैमाबाद जो है वो सबसे बड़ा स्थल था। 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये फैला था और लगभग 4000 लोग जो है यहाँ पर रह सकते थे, इतना इसका एरिया था। 4000 लोग यहाँ पर निवास करते थे। निवासा एक जगह पड़ती है, महाराष्ट्र में ही है, जो कि अहमदनगर जिले में है। निवासा से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जोरवे संस्कृति की क्या है कि इस संस्कृति के जो मृदुभांड हैं वो टोंटीदार हुआ करते थे। अर्थात जो मैंने यहाँ पर ये मटका बनाया हुआ है, इसमें क्या हुआ कि अब यहाँ पर टोंटी लगी रहती थी। ठीक है, आसानी से पानी हम ले सकते थे इससे। अर्थात इस संस्कृति के बर्तनों में ज़्यादातर जो है वो टोंटी मिलती हैं। ठीक है, तो इस चीज को जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोंटी पात्र जो है, टोंटीदार पात्र जो परंपरा है, वो जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य भी इस संस्कृति से मिलता है। अर्थात ये जो साक्ष्य हैं वो महाराष्ट्र से मिलते हैं। ये एक तरह है ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, इस संस्कृति की कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भी परिलक्षित
होता है। इनाम गांव एक जगह है यही महाराष्ट्र में, और इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इसका मतलब इस समय भी जो मातृ पूजा थी वो काफ़ी विकसित थी। इनाम गांव की बस्तियां हम देखते हैं कि किला बंद थी, या तो चारों तरफ से जो बीच में गड्ढा था और चारों तरफ से दीवारें, कच्ची दीवारें हुआ करती थी। इस समय का जो मानव है, उनके जो घर हैं, घरों की बात करें तो पक्की ईंटों का इस्तेमाल बहुत ही कम मिलता है। जो बड़े लोग हुआ करते थे, अर्थात जैसे हम सरदार की बात करें, उनके घरों में कहीं कहीं पर पक्की ईंटें देखने को मिली हैं। बट जितने भी वैसे सामान्य नागरिक उस समय के थे, उन लोगों की जो दीवारें थी वो कच्ची थी, और कच्ची ईंटों की भी नहीं थी, बल्कि दीवारें जो बनाई गई थी, दीवारें वो मिट्टी से मतलब गीली मिट्टी को रख रख करके दीवारें बनाई गई थी। ये भी हम लोग देखने को पाते हैं इस संस्कृति में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस संस्कृति के बारे में और महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो और महत्वपूर्ण चीज़ें, कृषि के बारे में मैंने बता ही दिया कि कृषि में उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। पशुपालन भी होता था। पशुपालन में जैसे गाय है, बैल है, बकरी है, सूअर है, ये जो पशुपालन भी इनका होता था। और अगर मांस की बात करें तो गाय का मांस ये लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन सूअर का मांस जो है वो कम इस्तेमाल करते थे। ये भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जो संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों के बारे में हम लोगों ने जाना। और इसके बाद हम फिर एक मैप के माध्यम से आगे आपसे रूबरू होंगे, जहां पर मैं सरल तरीके से एक बार फिर इन संस्कृतियों के स्थलों के बारे में आपसे बात करूंगा। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को देखने के बाद अगर आपका मन करता है कि वाकई में हमें कुछ नई चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं या हमारे नॉलेज में जो है वो वृद्धि हो सकती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेव लाइफ, सेव ट्री, सेव लाइफ, ये हमारा चूँकि हमारे चैनल का एक लोगो है। तो सबसे पहली बात यह है कि पेड़ लगाने से ज़्यादा पेड़ बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेड़ बचेंगे तो हमारी लाइफ भी बचेगी। तो इन सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।